Exactly. In terms of Hello everyone, this is your social guru Dalika Sarwal from Exemplar Point. तो ऐसे देख के मुझे और कॉन्शियस कर. Hello everyone, this is your social guru Dalika Sarwal from Exemplar Point. और हम लोग कर रहे थे the most important questions of history chapter 3. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 नाजिज्म के क्वेश्चन. चैप्टर 2 तक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं. तो चलिए फटाफट से चलते हैं चैप्टर 3 की तरफ. चैप्टर 3 जो है वो नाजिज्म चैप्टर है आपका. और नाजिज्म जो चैप्टर है उसमें हम मोस्टली जो चीजें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिटलर के बारे में और उसके रूल के बारे में. तो पहली चीज पे आ जाइए. सबसे पहला मैंने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाला है क्योंकि इस सीरीज में हम जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जिसका नाम है न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल. न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल की हम लोग बात करते हैं. न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल बना था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और इस ट्रिब्यूनल ने डिसाइड किया था कि जो इस ट्रिब्यूनल के अकॉर्डिंग जो अलाइज थे उन्होंने डिसाइड किया था कि वो जो है जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी को बहुत ही हार्श और ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी को फेस करना पड़ा था. अब वो उतनी हार्श ट्रीटी उसको नहीं देंगे. क्यों? क्योंकि जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ जर्मनी के हार जाने के बाद हिटलर जैसे अडोल्फ हिटलर जैसे एक बहुत ही क्रूअल जो डिक्टेटर थे वो वहां पे आ गए. इस वजह से कंट्री का बहुत ही ज्यादा लॉस हुआ. तो अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ट्रिब्यूनल ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी बिकॉज ऑलरेडी वहां पे बहुत ज्यादा लॉसेस हो चुके थे. तो आइए जल्दी से चलते हैं न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल के बारे में पढ़ लेते हैं. और न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल के बारे में हमारे पास यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं. 3 पॉइंट्स में हम देखेंगे अलाइज जो चाहती थी वो अवॉइड करना चाहती थी हार्श पनिशमेंट को. दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है दैट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की सिचुएशन थी वो भी उन्होंने अपने दिमाग में रखी. और तीसरा जो पॉइंट था वो था ट्रीटी ऑफ वर्साइड. ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइड जो था एक बहुत ही हार्श ट्रीटी थी, बहुत ही ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी थी ऑन द जर्मनी. एंड बिकॉज ऑफ दैट the people in Germany were not happy, and because of that problem the very cruel dictator was there and his name was Adolf Hitler. ठीक है, तो ये 3 रीजंस हैं बेसिक. ये 3 रीजंस हैं. इसके बाद हम देखते हैं हम इस आंसर को कैसे लिख सकते हैं. इसलिए आपका इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है दैट स्टेट द वर्डिक्ट ऑफ न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल. व्हाई डिड द अलाइज अवॉइड हार्ड पनिशमेंट ऑन जर्मनी. तो ये जो न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल था इसका वर्डिक्ट क्या था, इसकी बातें क्या थी, एंड देन इसका जो डिसीजन था वो क्या था. और दूसरी बात हमारे सामने आती है कि अलाइज जो था उसने क्यों अवॉइड किया बहुत ही हार्श पनिशमेंट को ऑन जर्मनी. तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ आप उन 3 बेसिक पॉइंट्स को अपने दिमाग में रख सकते हैं. पहला पॉइंट हमारा क्या था, पहला पॉइंट था हमारा आप ट्रीटी ऑफ वर्साई से भी स्टार्ट कर सकते हैं. अगर आप उससे स्टार्ट करेंगे तो आपको ज्यादा इजी होगा कनेक्ट करने में. ट्रीटी ऑफ वर्साई बनी थी जिसकी वजह से जर्मनी को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग फील हुआ था, बहुत ज्यादा इंसल्ट उसकी हुई थी. उसके बाद ये कब हुआ था, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. ठीक है, ये दूसरा बेसिक पॉइंट था. और तीसरे बेसिक पॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल ने अवॉइड किया, अलाइज ने अवॉइड किया जर्मनी को इतनी हार्श ड्यूटी या हार्श पनिशमेंट देने से अवॉइड किया. ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको बेसिक याद रखने हैं. उसके बाद आप इस आंसर को यहाँ पे इस तरीके से पोर्ट्रेट कर सकते हैं. द न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल व्हिच वाज सेट अप 6 prosecute the Nazis for committing grave crime against humanity, which involves killing of innocent civilians in Europe, sentenced only 11 Nazis to death. ठीक है, न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल जो था वो बेसिकली क्यों सेट किया गया था, वो सेट किया गया था, एक सेकेंड दीजिए मुझे. वो क्यों सेट किया गया था, वो इसलिए सेट किया गया था ताकि वो नाजीज को जिन्होंने बहुत ज्यादा लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया है उनको प्रोसिक्यूट किया जा सके.
ठीक है, फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द नाजीज, उनको खत्म किया जा सके या उनको फांसी दी जा सके। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि उन्होंने जो नाजीज थे उन्होंने बहुत ही भयंकर क्राइम किए थे। वो ऐसे क्राइम थे विच वर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, which involved killing of thousands and lakhs of innocent civilians in Europe। ठीक है, आप जानते हैं इसको। अभी हम आगे भी क्वेश्चन आंसर्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फिर कितने नाजीज को डेथ सेंटेंस दिया गया? 11 नाजीज। ओके, आई होप इट्स क्लियर। एंड देन आगे दूसरा पॉइंट हमारा कहता है दैट they did not want to repeat the mistakes committed after the first world war। मैंने कहा था ना, तो ये जो अलाइज थी वो वापस से वो गलतियां रिपीट नहीं करना चाहती थी जो कि उन्होंने आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो उन्होंने पहले विश्व युद्ध के बाद की थी। ठीक है, वॉर वेयर दे इम्पोज हार्श टर्म्स ऑन जर्मनी बाय वर्च्यू ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल which resulted in the rise of Hitler। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, and in that sentence we have only translated our sentence की ट्रीटी ऑफ वर्साइल आया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, which was very much humiliating, and by the virtue of that treaty of Versailles the rise of Hitler was there। तो इस वजह से वो इस harsh punishment को अवॉइड कर रहे। ठीक है, तो आप ये सेकंड पॉइंट पे लिख सकते हैं। इसके बाद थर्ड पॉइंट हमारा क्या आता है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल ने जो था वो साइकोलॉजिकली डैमेज किया लोगों के ऊपर। मतलब जर्मनी के लोगों को ना ही सिर्फ पैसा पे करना था, बल्कि जर्मनी वाज हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस। ठीक है, जर्मनी को ही बोल दिया गया कि बिकॉज ऑफ जर्मनी वो लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को हार गए। सो दैट इज वाई ये बहुत ही बड़ा साइकोलॉजिकल डैमेज था ऑन द people, on the civilians of Germany। So the Treaty of Versailles was psychologically damaging for the Germans and also proved to be national shame। The treaty had shown the seeds of the Second World War। और इसी ट्रीटी के साथ ही, इसी ट्रीटी ने ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीज जो थे वो लगा दिए थे। That had sown the seeds of the Second World War। क्यों? क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइल आया, उसके बाद लोगों को जर्मन्स की साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ, जर्मन्स को ह्यूमिलिएटिंग थी ये ट्रीटी बहुत ज्यादा। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि अब जो है जर्मनी के लोग शांति से नहीं बैठेंगे और अब कहीं ना कहीं उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बीज लग गए थे उस वॉर के लिए। ठीक है, और उसके बाद तो फिर आपको पता ही है क्या हुआ, हिटलर आ गया और हिटलर ने फिर कितनी तबाही मचाई। ठीक है, हाउ मच डैमेज ही डिड वी ऑल नो दैट। ठीक है, चलो इसके बाद लास्ट पॉइंट है, दिस मेड द अलाइज कॉशियस enough of not being very harsh on German again। तो इसी न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल ने इसीलिए सोचा कि अब जर्मनी पे फिर से उतना हार्श नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो किसी भी हालत में ऐसा नहीं चाहते कि जैसा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हुआ वैसा ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हो। ठीक है, यस गाइस, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अब आगे चलते हैं नाजिज्म पे। व्हाट इज नाजिज्म? नाजिज्म सिर्फ एक वर्ड नहीं है, दिस इज नॉट अ मेयर वर्ड, ये एक तरीके की आइडियोलॉजी है। दिस इज द आइडियोलॉजी एंड दिस इज द कॉन्सेप्ट जो कि हमें किसने दिया था, जो हमें मिला है अडोल्फ हिटलर से। और ये आइडियोलॉजी बहुत डिफरेंट आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी में जो चीजें हैं वो शायद ही पूरे वर्ल्ड में किसी ने देखी हो। ठीक है, तो ये आइडियोलॉजी जब आई गाइस तो इसने पूरी दुनिया को बदल दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोग रेडी हैं इस आइडियोलॉजी को समझने के लिए और इसको ध्यान से पढ़ने के लिए। तो मेरे पीछे जिसकी पिक्चर आपको दिख रही है, हिज नेम इज अडोल्फ हिटलर। और जर्मनी ने जब ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन किया और जब बहुत ही हार्श और ह्यूमिलिएटिंग हो गया था जर्मन्स के लिए जर्मनी में जीना, तब एक डिक्टेटर आया उनके सामने और वो डिक्टेटर ने उनको ये चीज दिखाई, बिकॉज ही वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्पीकर, वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑरेटर था। तो उसकी बातों से ऐसा लगने लगा कि अगर जर्मनी को कोई इस ह्यूमिलिएशन से आजाद करा सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वो अडोल्फ हिटलर है। तो उस वजह से लोगों ने उसके ऊपर आंखें बंद करके भरोसा करना स्टार्ट कर दिया। और ऐसा नहीं है कि उसने कुछ नहीं किया, उसने काफी कुछ किया, बट वहां पे सिर्फ
एक प्रॉब्लम है नाजिज्म के कॉन्सेप्ट में, दैट इज रेसिज्म। रेसिज्म एक बहुत बड़ा मैटर आ गया। और दूसरा मैटर क्या आ गया कि जो लोग उसकी रेस के नहीं थे उसने उसको उनको फाइनल सॉल्यूशन पे पहुंचा दिया। फाइनल सॉल्यूशन का मतलब है इस दुनिया से बाहर पहुंचा दिया, द मास किलिंग उसने की। तो इन वजहों से ये बिल्कुल गलत आइडियोलॉजी हमें लगी। और पूरे वर्ल्ड में नाजिज्म जो है ऐसी आइडियोलॉजी है जो कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजों से हमें बहुत डिफरेंट चीजों की हमें जानकारी देते हैं। ठीक है, चलो तो अब हम आपको आगे बताते हैं नाजिज्म के बारे में। आपको क्वेश्चन किस तरीके से आ सकते हैं, तो लेट्स सी द क्वेश्चन। बुलेट पॉइंट नाजिज्म द कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो तो हिटलर क्या यूज करता था? जो ये नाजिज्म का कॉन्सेप्ट है किसने दिया? अडोल्फ हिटलर। जो हिटलर थे वो एक बहुत ही ग्रेट ऑरेटर थे, मतलब बहुत ही ग्रेट स्पीकर थे। ठीक है, और वीड आउट ऑल फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। तो उन्होंने लोगों को ये सपना दिखाया कि जर्मनी में जितना भी क्रुएलिटी हुई है या ह्यूमिलिएटिंग या हार्श ट्रीटी की वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स, जितना भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन हुआ है उनके दिमाग में, उनकी लाइफ में, वो उसको हटा देगा। ठीक है, वो ही विल वीड आउट ऑल द फॉरेन पावर्स, ऑल द फॉरेन इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द जर्मनी। ठीक है, तो लोगों को बहुत हिम्मत मिली इस चीज से कि अच्छा अगर अब हमें कोई बेटर लाइफ दे सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ हिटलर है। इसके बाद ही प्रॉमिस टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन। उसने कहा कि मैं ऐसी कंट्री बनाऊंगा जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तीसरी चीज, डिवाइस अ न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स। और जैसा कि मैंने कहा गाइस, नाजिज्म इज एन आइडियोलॉजी। ठीक है, ये एक तरीके की आइडियोलॉजी है। ये बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट था उसका, और उसने कहा कि वो एक बहुत ही न्यू स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को डिवाइस करना चाहता है। इसके बाद प्रॉमिस टू रिस्टोर डिग्निटी। डिग्निटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट। तो जो भी रिस्पेक्ट जर्मनी लूज कर चुका था ट्रीटी ऑफ वर्साई के साथ, after the failure in the First World War and after the Treaty of Versailles, the Germany was facing a terrible issue, the terrible dignity issue. ठीक है, तो उसने कहा कि वो इसको भी ठीक कर देगा, इसको भी रिस्टोर कर देगा। एंड देन रेड बैनर्स विद द स्वास्तिका। तो यहाँ पे उसका जो बैनर था, उसका जो मार्क था, आप लोग कह लीजिए, वो रेड बैनर्स हुआ करते थे जिसके ऊपर स्वास्तिक का साइन हुआ करता था। आई विल शो यू लेटर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नाजिज्म, कि नाजिज्म की शुरुआत कैसे हुई। ठीक है, नाजिज्म को शुरू किसने किया, उसके अंदर कौन कौन सी चीजों को लाया गया, और लोग इतना कन्विंस कैसे हो गए। ठीक है, सो हाउ डिड अडोल्फ हिटलर कन्विंस सो नाइसली कि इतनी बड़ी जर्मनी, मतलब इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो थी वो उसकी बातों में आ गई। सो दिस इज ऑल द रीजन। और यही जो नाजी थियरी थी, जो नाजी था अडोल्फ हिटलर था, उसी की जो आइडियोलॉजी थी वो बाद में जाके नाजिज्म बन गई। ठीक है, एक तरीके का स्टडी बन गई, एक तरीके का कॉन्सेप्ट बन गई। सो ही वाज अ ग्रेट ऑरेटर एंड ही प्रॉमिस्ड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग नेशन. He promised to, devise a new style of politics. He promised to restore dignity, and then he promised to weed out the foreign powers from the country. And his banner was, his mark was red banners with the swastika, and that's it. ठीक है, अब इस आंसर को लिखना कैसे है आप लोग देख सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है आपका अ मसीहा और द सेवियर। और लोगों ने इन सारे प्रोमिसेस के बाद उसको मसीहा समझ लिया। अगर आप एसएससी का एग्जाम में फंसे हुए, अगले दिन आपका एग्जाम है, और मैं आपको कह दूं कि आज मुझे दे दो बस, ठीक है, कल आपके 90 आउट ऑफ 90 आ जाएंगे, 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे, तो मैं आपको मसीहा ही लगूंगी, या कोई भी टीचर आपको मसीहा ही लगेगा। बट दैट इज रियली डिफिकल्ट कि आप एक रात पहले पढ़ के 80 आउट ऑफ 80 ले आओ, अगर आपने शुरू से पढ़ाई नहीं किया है तो दैट इज रियली डिफिकल्ट। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिटलर को लोगों ने अपना मसीहा समझ लिया और द सेवियर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द नाजिज्म। ओके गाइस, सो आई होप गाइस दिस इज ऑल क्लियर टू यू। अब इसी के साथ हमने क्वेश्चन को पोर्ट्रेट किया है और हमने आपको बताया कि आंसर को कैसे लिखना है। सो व्हाट इज नाजिज्म एंड हाउ डिड इट बिकम पॉपुलर इन जर्मनी? नाजिज्म क्या था, और नाजिज्म जो है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये किस तरीके से जर्मनी में पॉपुलर हुई। सो डिस्क्राइब व्हाई डिड नाजिज्म बिकेम पॉपुलर इन जर्मनी बाय द
1930s, ठीक है। So Hitler was a great orator. His passion and words moved people, ठीक है। तो वो एक बहुत ही खतरनाक स्पीकर था और उसका जो पैशन था जर्मनी को कोई चीज अटेन कराने का, ठीक है, जर्मनी को वो डिग्निटी वापस लाने का, his words and his passion moved people, ठीक है। इसके बाद देखिए and then he promised to build a strong nation. उसने सबको प्रॉमिस किया that he will build a strong nation and he promised to restore dignity. ये सब अभी आपने देखा था, तो वो बुलेट पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिए। dignity, he promised to build a strong nation, उसके बाद कुछ नहीं, the great orator, and then and undo the injustice of the treaty of Versailles. और treaty of Versailles के अकॉर्डिंग जैसा इनजस्टिस हुआ जर्मनी के साथ वो उसको अंडू कर दे, यानी कि उसको ठीक कर दे। एंड देन आफ्टर ही प्रॉमिस्ड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। यूथ क्या चाहता था? काम चाहता था। बिना काम के हम लोग कैसे अपनी लाइफ को रन करेंगे? सो तो यूथ क्या चाहता था, लोग क्या चाहते थे? काम चाहते थे। एंड ही प्रॉमिस्ड दैट एम्प्लॉयमेंट वुड बी देयर। He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth, ठीक है। तो यूथ क्या चाहता था? काम चाहता था गाइस, और क्या चाहता था? एक सिक्योर फ्यूचर चाहता था, जैसा हम चाहते हैं यार। उसी और हिटलर ने वही चीज लोगों को प्रॉमिस करी। तो इस तरीके से हिटलर ने जर्मनी के लोगों को अपनी तरफ मूव किया एंड दिस इज हाउ नाजी और द नाजिज्म बिकम popular in Germany by 1930. So this is how you have to build your answer. ठीक है, इसमें और भी पॉइंट आप डाल सकते हैं if required. आप 2 मिनट पॉज ले लीजिए और वो जो 2 क्वेश्चंस हमने नाजी के किए हैं अभी तक, हम आपको रिवाइज करने हैं और आपको देखना है कि क्या बुलेट पॉइंट्स जो हैं वो बिना देखे आप एक बार बोल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, ठीक है। बिकॉज इफ आई एम राइटिंग दैट, सो इफ टीचर इज राइटिंग दैट इज ओके, दैट इज फाइन विद अस, बट इट इज मोर इम्पोर्टेंट टू राइट आंसर्स ऑन योर ओन एंड यू जस्ट नीड टू गिव इट अ प्रैक्टिस एटलीस्ट वंस और ट्वाइस, ठीक है। तो 1 या 2 बार जरूर आपको देखना है, एटलीस्ट ट्राई टू रिवाइज इट, कि आप एक बार रिवाइज कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, आपके वो जो पॉइंट्स है क्या आप वापस से बोल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, सो या वापस से उसको रिकॉल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज मोर, ठीक है। सो आई होप इट्स डन एंड देन आफ्टर एक लास्ट पॉइंट, 2-3 लास्ट पॉइंट मैंने कहा था, मोreover you can add as many as point you want to, ठीक है। he promised to weed out all the foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. तो उसने ये भी प्रॉमिस किया, पहली चीज तो जितनी भी फॉरेन पावर्स ने जर्मनी को इन्फ्लुएंस कर रखा है, जितनी भी अलाइज जो है, जो बाहर की पावर्स हैं वो जर्मनी में घुस आई है, मैं उसको पहले तो वीड आउट करूंगा, ठीक है, बाहर निकालूंगा। और जितनी भी कॉन्स्पिरेसी हो रही हैं, जितने भी षड्यंत्र हो रहे हैं जर्मनी के खिलाफ, वो उसको भी वीड आउट कर देगा। इसके बाद हिटलर ने डिवाइस किया एक न्यू पॉलिटिकल सिस्टम, जिसमें उसने बहुत सारी रैलीज करी, बहुत सारी पब्लिक मीटिंग्स करी और ये दिखाया कि कितनी स्ट्रेंथ उसके साथ है, कितना मैसिव कॉन्फिडेंस है उसको अपने ऊपर और अपने लोगों के ऊपर। तो उसने बहुत सारे क्या किए गाइस? पब्लिक मीटिंग्स और क्या की? मैसिव रैलीज, ठीक है। तो रैलीज और पब्लिक मीटिंग्स, ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद द रेड बैनर्स विद द स्वास्तिक, ठीक है, उसका जो साइन था वो रेड बैनर्स था विद स्वास्तिक एंड इट रिचुअलाइज्ड राउंड्स ऑफ अपलॉज एंड द नाजी सैल्यूट आफ्टर स्पीचेस, ठीक है। और कुछ ऐसी चीजें होती है ना, जैसे मैं आते ही बोलती हूँ हेलो माय नेम इज दालिका सरवार, उसी तरीके से यहाँ पे स्पीच के बाद अपलॉजेस ये रिचुअलाइज हो गई, ठीक है। ये करना ही करना है, मतलब उसकी स्पीच के बाद एक बहुत जबरदस्त राउंड ऑफ अपलॉज होता ही होता था, बहुत जबरदस्त तालियां बजती थी, ठीक है। इतना बड़ा वो मास मैसिव रैलीज करता था, मास मीटिंग्स करता था, तो ये सब एक रिचुअल बन गया था, एक प्रथा बन गई थी, बट ऑल द पार्ट ऑफ द स्पेक्टेबल ऑफ पावर। तो ये उसकी पावर का एक नजरिया बन गया था, ये लोगों को वो दिखाता था कि दैट हाउ मच स्ट्रेंथ ही हैड, ठीक है। चलो लास्ट पॉइंट है नाजी प्रोपोगेंडा। नाजी प्रोपोगेंडा का मतलब क्या है कि नाजी क्या चाहता था और नाजी क्या कर सकता था, ठीक है। नाजी का प्रोपोगेंडा क्या था? प्रोजेक्टेड हिटलर एज अ मसीहा और सेवियर। तो ये जो प्रोपोगेंडा था, प्रोपोगेंडा मतलब जो वो करना चाहता था या जो चीजें उसने प्रॉमिस की थी, दैट इज द प्रोपोगेंडा,
कि मैं अगर आपका रूलर बन जाता हूं तो मैं क्या क्या करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस प्रोपेगेंडा ने उसको क्या बना दिया, उसकी कंट्री का मसीहा या सेवियर बना दिया, ठीक है। बस इतना ही है इसमें, और कुछ नहीं है, क्योंकि हम बुलेट पॉइंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसी को हम आगे आंसर में पोर्ट्रे कर रहे थे, दैट इज इट। चलिए अब हम इसके बाद हमारा एक नया टॉपिक है, उसको हम कहते हैं हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। तो बहुत बार ये स्टेटमेंट में आता है दैट हिटलर वाज द पिनेकल ऑफ हिज पावर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, ठीक है। अभी जो पिछला क्वेश्चन आपने देखा, अभी आपने उसमें देखा कि उसने इतने सारे वादे किए, उसने इतना बड़ा प्रोपेगेंडा सेट करा, और उसके बाद किस तरीके से उसकी स्पीच के बाद तालियां बजती थी, कैसे एक मैसिव जो पब्लिक थी वो रैलीज में एक साथ उसके सपोर्ट में आ जाती थी और वो दिखाता था। तो वो एक बहुत बड़ा पावरफुल पर्सन बन गया था, ठीक है। उसकी स्ट्रेंथ का, उसकी पावर का ना कोई कुछ लेवल ही नहीं रह गया था, मतलब वो इतना ज्यादा अपग्रेड हो चुका था। तो उस वो अपने पावर की चरम सीमा पे था, सबसे ऊपर वाले लेवल पे था। तो इसीलिए इसको बोला गया है हिटलर वॉज एट द पिनेकल ऑफ हिज पावर। अब हम देखेंगे कि हम इसके बुलेट पॉइंट्स कैसे लिख सकते हैं, और हम देखेंगे कि आंसर किस तरीके से आ सकता है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ी आर्मी, कितना बड़ा पब्लिक मीटिंग या मैसिव रैलीज को वो करता था, और उसका जो प्रोपेगेंडा था वो भी बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से लोगों को वो एक मसीहा लगने लगा था। और वो पावर की चरम सीमा पर कैसे पहुंचा, वो कैसे डिक्टेटर से इकलौता डिक्टेटर बन गया, या कह लो इकलौता गवर्नमेंट बन गया, ठीक है। पूरी गवर्नमेंट उसने चलाई जर्मनी की। सो हाउ ही बिकेम दैट मच पावरफुल, अब हम ये देखने वाले। चलो गाइस लेट्स सी बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट क्या है, ये दो चीजें थी जिसकी वजह से हिटलर जो था वो पिनेकल ऑफ हिज पावर बन गया। पहला पॉइंट हमारे पास आता है जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। तो सबसे पहले जर्मनी ने किसको इन्वेड कर लिया, किसको लूट लिया, किसको अपने कब्जे में कर लिया, किसको ऑक्यूपाई कर लिया, पोलैंड को। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो हमारे पास आता है हमारा ट्रिपार्टाइट एक्ट, ठीक है, पैक्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिपार्टाइट एक्ट, पैक्ट। ये किसके बीच में साइन हुआ, क्या नहीं हुआ, आगे हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। तो वैसे मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है कि क्या आ गया था, ट्रिपार्टाइट, ठीक है, तीन पैक्ट, तीन चीजों वाला पैक्ट, ठीक है, तीन चीजों वाला पैक्ट ये था। तीन पार्ट है इसके, ट्राई पार्ट हम इसको कह सकते हैं। तो जब हम इसको याद करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, ट्री के तीन पार्ट, ठीक है, ट्री पार्टाइट पैक्ट, ठीक है। तो ये एक तरीके का समझौता था, दैट वाज द पैक्ट, दैट वाज एन अग्रीमेंट। सो इसके थ्रू जो हमारा हिटलर है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बन गया, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए कुछ इस तरीके से हमको ये पॉइंट्स को लिखना है। So by the end of the 1940s, Hitler was at the pinnacle of his power. तो 1940s आते आते 1940s के खत्म होते होते गाइस, हिटलर जो था अपने पावर्स के पिनेकल पे पहुंच गया था, सबसे ऊपर वाले स्थान पे, सबसे ऊपर वाली पोजीशन पे पहुंच गया था। तो उसका कैसे वो हुआ ये देख लो, कैसे आंसर को लिखना है। सो देखो, रिसोर्सेज वर टू बी एक्यूमुलेटेड थ्रू एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरी। अब देखो हिटलर को ना ये बात बहुत अच्छी लगती थी बीइंग अ डिक्टेटर, कि वो क्या करे, ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज को, ज्यादा से ज्यादा एरियाज को अपने अंडर कर ले, अपनी टेरिटरी का पार्ट बना ले। और जब वो उस कंट्री को अपनी कंट्री का पार्ट बना लेगा तो उस कंट्री के सारे असेट्स, वहां का सोना चांदी, वहां के सारे रिसोर्सेज किसके हो जाएंगे, हिटलर के हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको इस चीज पे बहुत भरोसा था। तो उसने क्या किया, उसने वो जैसे ही नाजिज्म की आइडियोलॉजी लोगों के अंदर फेमस होने लगी, पॉपुलर होने लगी, और वो एक लीडर बन गया, तो उसने टेरिटरी को एक्सपैंड करना शुरू किया और पावर्स को एक्यूमुलेट करना शुरू किया। और जितनी ज्यादा से ज्यादा कंट्रीज थी, एरियाज थी, उनको अपने अंडर इन्वेड करना शुरू किया, उनको ऑक्यूपाई करना शुरू किया। और इसी तरीके से उसने किसको इन्वेड किया, सितंबर 1929 में उसने इन्वेड कर दिया पोलैंड को, ठीक है। सो ही इन्वेडेड पोलैंड इन 1939, ठीक है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में लिखा है 1940s आते आते तक,
वो किस 1940s के एंड आते आते वो कैसे इतना पावरफुल हो गया, कैसे कह सकते हैं आप? तो बता दीजिए 1929 में उसने क्या किया, 1939 में उसने क्या किया, ठीक है? अगर 1929 याद ना रहे कोई बात नहीं, 1939 लिख दो, सितंबर 1939 को ही इन्वेडेड पोलैंड, दैट्स इट। उसके बाद सेकंड पॉइंट पे लिखो, इन सितंबर 1940 ट्रिपार्टाइट पैक्ट वाज साइंड बिटवीन जर्मनी, इटली एंड जापान, ठीक है? मैंने कहा था ना तीन है, ट्री के तीन हिस्से हैं, ठीक है? सो जहां ट्री के तीन हिस्से हैं वहां हमने क्या लिख दिया, ट्रिपार्टाइट पैक्ट। तो कौन से तीन एरियाज हैं, जर्मनी, इटली और जापान। जर्मनी, इटली और जापान, इन्होंने इन तीनों एरियाज ने आपस में एक समझौता कर लिया, एक क्या कर लिया, एक अग्रीमेंट कर लिया, ठीक है? एक एडजस्टमेंट कर लिया। Strengthening Hitler's claim to international power, puppet regimes supportive of Nazi Germany were installed in the large part of Europe, ठीक है? तो इसकी वजह से, इस पैक्ट की वजह से हिटलर की जो पावर्स थी वो और ज्यादा बढ़ गई, ठीक है? क्योंकि अब उसने समझौता कर लिया, क्या चीज उसके पास रहेगी, क्या चीज दूसरे पर्सन के पास रहेंगी, ठीक है? तो अब वो बहुत ही निडरता से, बहुत ही ओपनली अपने काम को कर सकता था, अपनी पावर को क्लेम कर सकता था, और बहुत सारे पपेट रिजीम्स, ठीक है? यानी कि जो भी उसके सपोर्ट में थे, जो कि उसकी कठपुतली बनके उसके इशारों पे काम करने के लिए रेडी थे, जो भी पपेट रिजीम्स थे, वो सब नाजी ने इंस्टॉल कर दिए इन द लार्ज पार्ट ऑफ द यूरोप, ठीक है? सो एक तरीके से कह लीजिए कि वो इस एरिया का लीडर बन गया, और इसी तरीके से ही बिकेम द पिनेकल, at the pinnacle of his power. So Hitler was at the pinnacle of his power by the end of 1940s, ठीक है? और ये क्या हुआ, कौन किस किस तरीके से हुआ, with the expansion of territory and invasion of Poland, और दूसरा चीज हुआ ट्रिपार्टाइट पैक्ट की वजह से, which signed between Germany, Italy and Japan, and which cleared the way for the Hitler in the international power to become an international power, and various puppet regimes were installed in the large part of Europe, which increased or maximized his powers, ठीक है? That's it guys, इतना हो गया। इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अब बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है हमारा, जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ लेवेनस्ट्रॉम। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कर रहे हैं, तो आप कभी भी पॉज करके आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है? बार बार जितनी बार आप चाहें। तो पहला क्वेश्चन हमने किया था, मैंने आपको कराया था न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल के बारे में, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में आ गई नाजिज्म पे, ठीक है? और नाजी कैसे जर्मनी में इतना पॉपुलर हो गया। इसके बाद मैंने आपको कराया कि नाजी की पावर जो थी वो सबसे ऊंचे पोजीशन पे कैसे पहुंच गई, तो उसमें आपको क्या क्या लिखना है, वो आपको समझ में आ गया होगा। एक्सपेंशन प्लस ट्रिपार्टाइट एक्ट, इस ट्राइपार्टाइट एक्ट है, ट्राई उसको बोलेंगे, ट्री मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ट्री के तीन हिस्से, ठीक है? इसके बाद हम आ जाएंगे एक और नाजी के कॉन्सेप्ट पे, जिसका नाम है लेवेनस्ट्रॉम, ठीक है? लेवेनस्ट्रॉम का मतलब क्या है? लेवेनस्ट्रॉम का मतलब है क्लियरली, क्या मतलब है, लिविंग स्पेस। लिविंग स्पेस क्या कहता है, जितनी बड़ी जगह होगी उतना ही बेटर होगा, उतना ही, जितना स्पेस बढ़ेगा उतना अच्छा होगा। वैसे बात तो कहीं ना कहीं ठीक है, जितना बड़ा घर होगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है? उतने ही रूम होंगे, उतना ही मजा आएगा। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जितना बड़ा घर होगा उतनी ही ज्यादा सफाई करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर इसका एक दूसरा पॉइंट भी है, इसके एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, ठीक है? तो यहाँ पे वही चीज बताने की कोशिश करी जा रही है कि लेवेनस्ट्रॉम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें बोला गया लिविंग स्पेस बढ़ा। लिविंग स्पेस का मतलब क्या है, जितनी ज्यादा कंट्रीज को इन्वेड कर सकते हो, जितनी ज्यादा कंट्रीज के ऊपर हमला कर सकते हो और उनको इन्वेड कर सकते हो, ऑक्यूपाई कर सकते हो, वो करो, और अपने एरिया को इनहेंस करो, एनलार्ज करो, ठीक है? अगर आज इंडिया इतना है तो कोई दिक्कत नहीं है, पाकिस्तान पे हमला कर दो और पाकिस्तान को अपने अंडर कर दो, चाइना से लड़ो, चाइना को अपने अंडर कर दो, तो उससे क्या होगा, हमारा स्पेस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, जब हम ऐसे किसी देश के साथ युद्ध करेंगे, ठीक है, ऐसे जब हम किसी कंट्री के साथ हम लोग वॉर पर जाएंगे तो n नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होंगे, प्लस हमारे जो सोल्जर्स हैं उन बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ होगी, ठीक है? उनकी फैमिलीज की
के साथ प्रॉब्लम्स होंगे एंड देयर आर एन नंबर्स ऑफ प्रॉब्लम, बट एज पर हिटलर लेबेनस्ट्रॉम वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, अ जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट। ये जियोपॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, जितना बड़ा स्पेस होगा, जियो से रिलेटेड है, जितना बड़ा स्पेस होगा उतने ही आप पावरफुल बनोगे, यानी कि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है। सो लेबेनस्ट्रॉम इज इक्वल्स टू लिविंग स्पेस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बुलेट पॉइंट्स देख लो फटाफट से, कभी कभार मैं ज्यादा बातें करने लगती हूँ, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो, अक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, सेकंड है एनहांस द एरिया, एंड तीसरा है एनहांस द मटेरियल रिसोर्सेज। एक्वायर कर दो सेटलमेंट, ठीक है, यानी कि ये एरिया जो है वो मेरा हो गया है, ठीक है, एरिया मेरा हो गया है, इससे एरिया जो है वो और बढ़ेगा, एक्वायर कर लो, यानी कि सारी की सारे पूरे एरिया को अपने अंडर कर लो, एक्वायर कर लो, उससे क्या होगा, एनहेंस होगा एरिया। अब यहाँ पे देखना, अक्वायर्ड है एक वर्ड और एक है एनहेंस। एक्वायर्ड का मतलब होगा इन्वेड करना, ऑक्यूपाई कर लेना, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एरिया का जो जो एरिया है उसका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, दैट विल इनहेंस द एरिया, और उसके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। फिर तीसरी और आखिरी चीज आती है इनहेंस द मटेरियल रिसोर्सेज। मैंने बताया ना अभी जो सोना चांदी या जो भी यूजफुल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, बहुत सारे एन नंबर ऑफ रिसोर्सेज अदर देन गोल्ड एंड सिल्वर, बहुत सारे रिसोर्सेज है। जैसे जब अंग्रेजों ने हम पे राज किया था तो उन्होंने हमारे फॉरेस्ट को भी लूटा, उन्होंने हमारे गोल्ड सिल्वर, ठीक है, हमारे क्या कहते हैं बहुत सारे, कॉटन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, सो देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स जिनको हम रिसोर्सेज कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम किसी दूसरे कंट्री को इन्वेट कर लेंगे तो उससे ना ही सिर्फ एरिया बढ़ेगा, एरिया के साथ साथ और क्या बढ़ेगा, मटेरियल रिसोर्सेज भी बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो मटेरियल रिसोर्सेज भी यहाँ पर बढ़ जाएंगे। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेवेनस्ट्रॉम। तो तीन चीजें इसमें याद रखनी है, अक्वायर करना, एनहांस करना एरिया को, और एरिया जैसे एनहांस होगा रिसोर्सेज भी एनहांस हो जाएंगे। ठीक है, दैट्स इट। इसके बाद हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में आप लोगों को किस तरीके से आ सकता है और आंसर आपको क्या लगता है। तो क्वेश्चन बेटा आप लोगों को आ जाएगा, एक्सप्लेन हिटलर्स आइडियोलॉजी related to the geopolitical concept of लेवेनस्ट्रॉम। तो लेवेनस्ट्रॉम के हिसाब से, क्योंकि लेवेनस्ट्रॉम किसका कॉन्सेप्ट था, ऑब्वियसली हिटलर की आइडियोलॉजी थी, तो वो किस तरीके से इसको जियोपॉलिटिकली रिलेट करता था, वो आपका आंसर होगा। फटाफट देखो, जो बुलेट पॉइंट में था वही है, he believed that the new territories had to be acquired for settlement। जितने ज्यादा से ज्यादा एरियाज होते हैं, न्यू टेरिटरीज होती है, उसको अक्वायर करो, ठीक है, और उससे सेटलमेंट करो, यानी कि वहां के राजा को हराओ या फिर उसको अपने अंडर कर लो, सो दैट वो क्या कर दे, वो आपका जो एरिया हो वो एनहेंस हो जाए। सेकंड चीज क्या आ रही है, दिस वुड एनहेंस द एरिया ऑफ द मदर कंट्री while enabling the settlers to on new land to retain an intimate link with the place of their origin। तो इससे क्या होगा, इससे आपकी मदरलैंड की या आपकी मदर कंट्री के जो एरिया होगा वो बढ़ता चले जाएगा, और जो सेटलर्स हैं, ठीक है, वो भी आपके आपके चीजों को क्या करेंगे, आपके ओरिजिन को या आपके रिचुअल्स को ग्रास्प करेंगे और उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो एक तरीके से वहां का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके मदरली कॉन्सेप्ट में क्या हो जाएगा, एड ऑन हो जाएगा। मतलब आप उनको कहीं ना कहीं अपनी कंट्री में लाके उनके ऊपर अपना हुक्म चला सकते हैं, दैट मीन्स। ठीक है, इसके बाद लास्ट वन है, it would also enhance the material resources and the power of the German nation। तो लेवेनस्ट्रॉम का कॉन्सेप्ट क्या था, रिसोर्सेज जब आ जाएंगे, पैसा आ जाएगा, रिसोर्सेज आ जाएंगे, तो it will also give greater power to the हिटलर। तो ये उसका मानना था। ठीक है, सो दैट इज इट अबाउट द लेवेनस्ट्रॉम। जो बुलेट पॉइंट्स में था गाइस, और कुछ नहीं मैंने किया है, सिर्फ उसी को मैंने फटाफट पॉइंट्स में कंसीडर कर दिया है, पॉइंट में उसको ट्रांसलेट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है, तो अगर 3 नंबर का आंसर आया तो आप इसका आंसर को आराम से लिख सकते। दैट्स इट गाइस। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं, ठीक है, और आगे हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फटाफट से, पेक्यूलियर फीचर्स ऑफ नाजी थिंकिंग। ठीक है, नाजी थिंकिंग की सोच कैसी थी। अब यहाँ पे थिंकिंग की बात आती है। नाजी की थ्योरी आपने देख ली, नाजी एक कॉन्सेप्ट था, उसने जर्मनी के लोगों से क्या क्या प्रोमिसेस किए, ये सब हम लोग देख चुके, लेकिन अब हम उसके एक्चुअल चीजें देखेंगे, एक्चुअल थिंकिंग देखेंगे कि क्या थिंकिंग प्रोसेस चला, और अपनी थिंकिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंगली how he managed to change the place, change the ideas and change the concepts of all the geopolitical arena। ठीक है, उसने जर्मनी के अरीना को किस तरीके से चेंज कर दिया, अब हम वो देखेंगे with the peculiar features of Nazi thinking। चलिए आ जाइए,
तो अब हम देख लेते हैं नाजी थिंकिंग के पॉइंट्स। तो नाजी थिंकिंग के कुछ इस तरीके के पॉइंट्स हैं, और इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल। ये देखो, इसमें कोई इक्वालिटी नहीं है लोगों के लिए। जो हिटलर सोचता है कि दैट ही और शी इज परफेक्ट, वही परफेक्ट है, और दूसरा जो रेस है या दूसरे जो पीपल है, दे आर नॉट इक्वल अकॉर्डिंग टू हिम। आर्यन रेस उसके अकॉर्डिंगली एक परफेक्ट रेस है। न्यू टेरिटरीज हैड टू बी अक्वायर्ड फॉर सेटलमेंट, ये तो अभी आपने लेबेनस्ट्रम का कॉन्सेप्ट देखा, तो उसको आप पेक्यूलियर थिंकिंग ऑफ नाजी में लिख सकते हैं। प्लस ग्लोरीफाइड वॉर, उसने कहा जितना मैन पावर होगा कंट्री में, मतलब लड़कों को, बच्चों को, बॉयज को जितना मैस्कुलाइन बना सकते हैं उतना मैस्कुलाइन बनाया जाए, उनको उतना ज्यादा अग्रेसिव बनाया जाए, सो दैट वो वॉर लड़ सके और लेविनस्ट्रम के कॉन्सेप्ट को और एनहेंस कर सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी को बढ़ा सके, अक्वायर कर सके, और रिसोर्सेज को एनहेंस कर सके, प्लस एरिया को एनहेंस कर सके। तो दिस इज ऑल अबाउट द पेक्यूलियर थिंकिंग ऑफ द नाजी। ठीक है, नो इक्वालिटी बिटवीन द पीपल, Aryan race was supposed to be the best race, they were supposed as the best people out there, and then settlement for the new areas, they should acquire new areas, ऐसा peculiar thinking में माना गया, and he glorified war। ठीक है, तो ये था नाजी थिंकिंग के peculiar point। इसके बाद क्वेश्चन आ जाएगा इसी तरीके से कि नाजी की थिंकिंग क्या थी। याद रखिएगा, इसमें चाहे कुछ भी आपको पॉइंट में दिया जाए, कुछ भी आपको स्टेटमेंट में दिया जाए, लेकिन कहीं थिंकिंग की बात आ जाती है, सोच की बात आ जाती है, तो आप इन पॉइंट्स को डाल सकते हैं। ठीक है, सो देयर वाज नो इक्वालिटी बिटवीन पीपल, बट ओनली वन रेशियल, बट ओनली अ रेशियल हायरार्की, बस रेशियल हायरार्की फॉलो करनी है, कोई भी इक्वल नहीं है, बस एक रेशियल हायरार्की फॉलो करनी है। एंड इन दैट रेशियल हायरार्की कौन है सबसे टॉप पे? वो है आर्यंस। ठीक है, so in the view, blonde, blue-eyed Nordic German Aryans were at the top, while the Jews were located at the lowest level। जैसे हमारे यहाँ पे होता था ना, ब्राह्मण्स ऑन द टॉपेस्ट लेवल ऑफ द कास्ट हायरार्की, और फिर नीचे नीचे एक एक हायरार्की बनती गई। ठीक है, जैसे ब्राह्मण्स हो गए, क्षत्रियज हो गए, उसके बाद वैश्यास हो गए, एंड देन शूद्रास हो गए। ठीक है, आपने 8th में पढ़ा होगा कास्ट में, और अभी आप 10th में फिर पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, वहां पे यहाँ पे हमारी कास्ट हायरार्की फॉलो होती थी। कास्ट को हमें मतलब कास्ट में ऐसे डिफरेंसेस थे, लेकिन यहाँ पे कौन सी हायरार्की फॉलो की जाती है? रेशियल हायरार्की। ठीक है, यहाँ पे रेसिज्म किया जा रहा है, यहाँ पे कलर के बेसिस पे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। So in this view, blonde, blue-eyed Nordic German Aryans were at the top, while other Jews, Gypsies, etc., Asians, British people, everybody located at the lowest level. All other colored people were placed in between, depending upon their external features। ठीक है, तो यहाँ पे उसके लिए looks बहुत important थी। ठीक है, so outer layer बहुत important था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था कोई कौन कितना टैलेंटेड है, कौन क्या काम कर सकता है, पूरी कंट्री को ओवरऑल किस तरीके से डेवलप करना है, नथिंग। तो आउटर लेयर इज मोर इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए, एंड सेकंड पॉइंट इज द आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट। आर्यन रेस की ही तारीफें होंगी अब इसमें, और कुछ नहीं। द आर्यन रेस वाज द फाइनेस्ट, इट हैड टू रिटेन इट्स प्योरिटी, बिकम स्ट्रॉन्गर एंड डोमिनेट द वर्ल्ड। अब हिटलर ने कह दिया कि तुम लोग बेस्ट हो। ठीक है, आर्यंस बेस्ट है, तो अब आर्यंस को क्या करना है? उस चीज को मेंटेन करके रखना है, उसको रिटेन करके रखना है। ठीक है, उनको अपनी प्योरिटी को रिटेन करके रखना है, और उनको स्ट्रॉन्गर बनना है, ताकि वो पूरी दुनिया पे राज कर सके। एंड दे अलोन वर कंसीडर्ड डिजायरेबल्स, और उनको क्या नाम दिया गया था? डिजायरेबल्स, और बाकियों को अनडिजायरेबल्स। ठीक है, नाजी ग्लोरिफाइड वॉर, नाजी ने कहा वॉर होनी चाहिए। Their only aim was to unite all people of the Aryan race under one state, that is Germany। और उसने क्या कहा? वॉर होनी चाहिए, लेबेनस्ट्रम होना चाहिए, लिविंग स्पेस बढ़ना चाहिए, और आर्यंस जो है वही उस एरियाज में रहने चाहिए, यूनाइटेडली उस एरिया में रहने चाहिए। कौन से एरिया में? जर्मनी में रहने चाहिए, यानी कि पूरा जर्मनी सिर्फ किससे भरा होना चाहिए? प्योर आर्डिक नॉर्डिक आर्यन से, ना कि किसी भी और कम्युनिटी। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है, हिटलर बिलीव दैट न्यू टेरिटरीज
had to be acquired for settlement। बार बार ये पॉइंट आ रहा है क्योंकि आप देख रहे हैं कि नाजी को वॉर बहुत पसंद है, ठीक है, वो उसको लेविंगस्टन लिविंग स्पेस का कॉन्सेप्ट बहुत पसंद है और उसको रिसोर्सेज लेने का बहुत ही, रिसोर्सेज को हड़पने का या रिसोर्सेज को इन्वेड करने का बहुत ही इंटरेस्ट है। सो दैट इज व्हाई अगेन एंड अगेन द लेविंगस्टन इज repeating, so I have to repeat Levinstrom again and again, and you have to write it as much as many as time you want to, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है पेक्यूलियर थिंकिंग या फिर आपका लेविंस्ट्रॉम का कॉन्सेप्ट, तो उन सब में आप ये पॉइंट्स को लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कौन सा रेस जो था वो सबसे इंपॉर्टेंट था, आर्यन फाइनेस्ट, ठीक है, उसको अपना रिटेन करना होता था क्योंकि यहाँ पे नॉर्डिक जर्मन ब्लू आई ब्लॉन्ड हेयर्स, ठीक है, यही इन्हीं को सबसे बेस्ट माना गया था। सो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। दैट्स इट, ठीक है। यस गाइस, सो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। सो अब हम आगे मूव करते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ। अब यहाँ पे बात आती है जो नॉर्डिक जर्मन आर्यंस हैं, ठीक है, जो ब्लॉन्ड हेयर्स हैं जिनकी ब्लू आईज हैं, ठीक है, ऐसा लग रहा है हनी सिंह का गाना चल रहा है, ब्लू आईज हिप्नोटाइज वाला। नहीं तो हाँ, ऐसा ही कुछ था, अगर शायद वो उस टाइम पे होता तो हिटलर शायद इस गाने की काफी तारीफ करता। एनीवेज, ठीक है, चलिए, तो मेन फीचर्स अब हम देख लेते हैं नाजी स्कूलिंग के। देखो, नाजी क्या कहता था, आर्थिक नॉर्डिक आर्यंस जो है वो सबसे बेस्ट रेस, ठीक है। अब इस रेस के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई टू मेंटेन द प्योरिटी। अब उसके लिए तो बच्चों को ट्रेन भी करना पड़ेगा क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, ठीक है, अब बच्चों को तो इतनी समझ होती नहीं है दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू, क्या करना है, कैसे करना है, तो ऐसा होता नहीं है। तो टीचर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, फैमिली होती है, ठीक है, जो कि बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है, देश का सिस्टम हो गया, गवर्नमेंट हो गई, बहुत सारी चीजें हो गई। तो यहाँ पे जो इनके देश का गवर्नमेंट है, ठीक है, वो क्या करना चाहता है, वो बच्चों को ट्रेनिंग देना चाहता है बचपन से, क्योंकि नाजी जो है वो किसको ग्लोरीफाई करता है, वॉर को बहुत ग्लोरीफाई करता है। तो उस वजह से वो बचपन से चाहता है कि जो नॉर्डिक आर्यंस हैं, ठीक है, वो जो एक प्योर रेस वो समझता है जिनको, उन बच्चों को बचपन से ही ऐसा ट्रेन किया जाए कि बाद में जाके वो कंट्री को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा वहां पे इन्वेट कर सके। जी गाइस, तो मैं क्या कह रही थी आप लोगों से, ब्लू आईज हिप्नोटाइज, ठीक है, तो ब्लू आईज हिप्नोटाइज कर दिया, तो अब क्या हो गया, अब बच्चों को कैसा ट्रेन करना है, बच्चों को ऐसा ट्रेन करना है कि बाकी बाद में जाके वो क्या कर सके, पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सके। सो दैट वाज द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ दीस फोर गाइस, ठीक है। चलो देखते हैं उसके लिए क्या क्या स्कूलिंग दिया गया नाजी के स्कूल में, नाजी के आइडियोलॉजी में। सो मेन फीचर्स ऑफ नाजी स्कूलिंग, लेट्स सी, चिल्ड्रंस वर सेग्रीगेट, चिल्ड्रन को सेग्रीगेट, तो जिनकी ब्लू आईज हिप्नोटाइज है उनको हटा दिया जाए और जिनकी ब्लू आईज नहीं है उनको हटा दिया जाए, यानी कि जो नॉर्डिक आर्यंस है, जो प्योर रेस है, उसको एक तरफ किया जाए और बाकियों को अनडिजायरेबल समझा जाता था, उनको एक साइड कर दिया जाए। उसके बाद देखो, स्कूल्स वर क्लेंस्ड और प्यूरिफाइड, ठीक है, यानी कि स्कूल्स को क्लीन किया जाए, मतलब उन बच्चों को, उन टीचर्स को, सबको हटा दिया जाए और इसी से स्कूल क्या होगा, क्लेंस्ड होगा या फिर प्यूरिफाइड होगा। और आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग, मतलब आइडियोलॉजी उनकी डेवलप की जाए, बच्चों के दिमाग में ये चीज डाली जाए कि उनको क्या क्या चीजें करनी, ठीक है। तो ये आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग लोगों को, बच्चों को दी गई, ठीक है। अब वो आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग क्या थी, आगे हम देखेंगे। देखिए, बॉक्सिंग वॉज इंट्रोड्यूस, ठीक है, बॉक्सिंग करके डिशुम करना बच्चों को बचपन से सिखाया गया ताकि वो बाद में जाके बड़ी बड़ी डिशुम कर सके और बड़ी डिशुम करके वो कंट्री के एरिया को बढ़ा सके, कंट्री के रिसोर्सेज को बढ़ा सके और पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सके। द सेकेंड पॉइंट वॉज टेक्स्ट बुक्स वर रीरिटन, ठीक है। अब जो किताबें थी उसको दूसरी बार लिखा गया, उसको वापस से लिखा गया, क्यों, क्योंकि उसमें किसको ग्लोरीफाई किया गया, हिटलर की आइडियोलॉजी को, हिटलर की सोच को, हिटलर की बातों को एक जस्टिफाइड मीनिंग दिया गया। उन बुक्स में बच्चों को ये चीजें सिखाई जाती थी कि नॉर्डिक आर्यंस क्यों बेस्ट है, ठीक है, और जिप्सीज या जूस हैं तो वो क्यों बेस्ट नहीं है। तो इस
तरीके से बच्चों की आइडियोलॉजी को बिल्ड किया गया कि वो बाद में जाके बहुत ही एग्रेसिव बने, हिटलर को प्रीच करे, हिटलर को प्रेज करे, हिटलर को हिटलर की पूजा करे, एक तरीके से हिटलर को इतना ज्यादा अडोर करे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीजें सिखाएगी। और क्या सिखाएगा? taught to be loyal and hate Jews, और ये भी सिखाएगा कि वो कैसे लॉयल रहे हिटलर की आइडियोलॉजी के साथ, हिटलर के कॉन्सेप्ट के साथ, हिटलर के साथ कैसे वो लॉयल रहे और किस तरीके से ज्यूज को हेट करे। बचपन से ही उनको सिखाया जाता था कि एक्सेप्ट नॉर्डिक आर्यंस, वो बाकी सारे के सारे रेसेस से किस तरीके से हेट करे, बिल्कुल उन्हें दूर रखें खुद से। ठीक है, सो दीज आर द बुलेट पॉइंट। चिल्ड्रन पर सेग्रीगेटेड, बच्चों को सेग्रीगेट कर दिया गया, स्कूल को क्लेंस्ड और प्योरीफाई किया गया। वो आप समझ गए होंगे कि कैसे क्लेंस्ड और प्योरीफाई किया गया। उन बच्चों को जो दूसरी रेस के थे उनको स्कूल से बाहर कर दिया। ठीक है, आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी गई बच्चों को, बॉक्सिंग सिखाई जाती थी बच्चों को, बुक्स को दोबारा से लिखा गया ताकि बच्चे हिटलर को प्रेज करें, हिटलर की रिस्पेक्ट करें और उससे लॉयल रहे और बाकी सारे के सारे रेसेस से नफरत करें, हेट करें। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ द नाजी स्कूलिंग। ठीक है, सो नाजी स्कूलिंग में सीधा सीधा क्वेश्चन आने की उम्मीदें हैं कि नाजी स्कूल क्या क्या बच्चों को सिखाता था। तो आप लोग फटाफट से इसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए। Children were segregated. The German and the Jews could not, वो कर ही नहीं सकते थे, वो बैठ ही नहीं सकते थे, could not sit or play together, साथ में खेल भी नहीं सकते थे। Subsequently, undesirable children like Jews and the physically handicapped, देखो अब सिर्फ रेस की बात नहीं है, हैंडीकैप बच्चे, ठीक है, जो कि कल को जाके मे बी वॉर नहीं लड़ सकते या हिटलर के अकॉर्डिंगली वो जो है वो परफेक्ट क्राउड नहीं है, तो उनको भी क्या कर दो, हटा दो। ठीक है, तो ये सब अनडिजायरेबल्स में ज्यूज, जिप्सीज, फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल, दे वर अंडर द सेम कैटेगरी एंड दैट वाज नोन एज अनडिजायरेबल्स। द जिप्सीज वर थ्रोन आउट ऑफ द स्कूल्स। तो इन सब के साथ ऐसा किया गया। इसके बाद ऑल स्कूल्स वर क्लेंस्ड एंड प्योरिफाइड। सारे स्कूल्स को गाइस क्लेंस किया गया, प्योरीफाई किया गया। This meant that teachers who were Jews or seen as politically unreliable were dismissed. ठीक है, तो सारे के सारे टीचर्स को निकाल बाहर किया गया। इस तरीके से स्कूल को साफ किया गया और स्कूल को प्यूरिफाई किया गया, सारे टीचर्स को निकाल दिया। इसके बाद बच्चों को तो ऑलरेडी निकाल ही चुके, आप लोग देख चुके। ठीक है, इसके बाद गुड जर्मन चिल्ड्रन वर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस ऑफ नाजी स्कूलिंग, प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग। तो जो नॉर्डिक आर्यंस हैं या फिर गुड जर्मन, जो कि जर्मन जो नॉर्डिक नहीं है या जो दिखते हैं प्रॉपर नॉर्डिक आर्यंस जैसे, उनको रखा गया। इसका मतलब ये था, ठीक है, गुड चिल्ड्रन मतलब जो उसके हिसाब से परफेक्ट है, तो उन लोगों को रखा गया और उनको नाजी स्कूलिंग का पार्ट बनाया गया। और नाजी स्कूलिंग के पार्ट में उनको आइडियोलॉजिकल ट्रेनिंग दी गई। सोच की बात है, क्योंकि सारी बातें सोच से ही शुरू होती है। ठीक है, अब आपको बचपन से पता है आपको क्या चीजें नहीं करनी है, आपको पता है आपकी फैमिली में क्या होता है क्या नहीं होता, या आपको पता है कौन आपके साथ बदमाशी कर रहा है, तो ये सब चीजें सोच से। अब आपको पता है कि आपको पढ़ना है, तो वो बच्चा किसी भी हालत में पढ़ेगा, अगर उसके दिमाग में है, अगर उसने सोच रखा है नहीं, आई हैव टू स्कोर 80 में से 70, तो ही और शी विल बी स्टडी, विल स्टडी irrespective of anything. ठीक है, he'll be studying like all day all night or whatever, but जैसे भी स्कोर करना हो वो स्कोर करेगा। लेकिन किसी ने सोच रखा है मुझे नहीं करना है तो नहीं करेगा। सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं है बेटा, ये बहुत सारी चीजों में ये चीज आती है। आपने सोच लिया कि आपको अब ये नहीं खाना तो नहीं खाना, आपने सोचा ये खाना है तो खाना है, दैट वेस्ट। ठीक है, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो इसीलिए नाजी को ये चीज पता थी, नाजी आइडियोलॉजी ने बच्चों के दिमाग पे सबसे पहले हमला किया कि उनकी आइडियोलॉजी को किस तरीके से चेंज करना। तो यहाँ देखो बॉक्सिंग सिखाई गई। ठीक है, अब इतना बच्चों को बहुत छोटे छोटे लेवल पे अगर आप इस तरीके का स्पोर्ट सिखा रहे हैं जो कि बहुत बहुत अग्रेसिव काइंड ऑफ थिंग है, तो वो बच्चे क्या करेंगे, ऑब्वियसली अग्रेसिव बनेंगे। तो इसीलिए उनको अग्रेसिव बनाने के लिए डेलिबरेटली इट इज अंडर द नाजी स्कूलिंग फीचर। ठीक है, so boxing was introduced as Hitler believed that it could make children iron hearted. ठीक है, इससे नाजी को लगा कि अगर बॉक्सिंग जैसी एक्टिविटी सिखाई जाएगी तो बच्चे जो होंगे वो कैसे बनेंगे, आयरन हार्टेड। ठीक है, आयरन हार्ट मतलब बहुत ही सख्त दिल के। आई डोंट लाइक दैट, बट एनीवेज ठीक है, तो क्या हुआ कि ऐसे पत्थर का दिल हो जाए उनका कि बस किसी को भी मार सके, कुछ भी कर सके।
उसके बाद स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन, ठीक है। तो कैसे बने, एकदम स्ट्रॉन्ग बने, एकदम मैस्कुलाइन बने, यानी कि एकदम मर्द बने टाइप ऑफ थिंग, ठीक है, मैस्कुलिन। तो देन नेक्स्ट पॉइंट इज स्कूल टेक्स्ट बुक्स वर रीरिटन, ये भी आपने देखा था। एंड देन चिल्ड्रन वर टॉट टू बी लॉयल एंड हेट ज्यूज एंड अदर पीपल, ठीक है, अदर कम्युनिटीज, अदर रेसेस एंड वर्शिप हिटलर, ठीक है। और किसकी पूजा करें, हिटलर की। तो ये सब पॉइंट हमें इस तरीके से लिख, ठीक है। इसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, बुलेट पॉइंट्स को रिवाइज करने के बाद देन यू विल डेफिनेटली करेक्ट, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे मूव करते हैं हम लोग। चलिए अब बात कर ली हमने बच्चों के बारे में, ठीक है। देखो बहुत सारे बच्चों के बारे में हमने बात कर ली लास्ट स्लाइड में। अब हम बात करेंगे बच्चों की मदर्स के बारे में, क्योंकि बच्चों को जन्म कौन देता है, पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स से ज्यादा इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है। टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट्स के बाद। तो टीचर्स की बात मैंने आपको बता दी, ठीक है, वो स्कूलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने बात कर ली। अब हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और पेरेंट्स में भी किसकी बात कर रहे हैं हम, मेन की नहीं, क्योंकि मेन की बात तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं स्कूलिंग में, लेकिन यहाँ वुमेन की बात है। तो अब हम फाइनली बात कर रहे हैं वुमेन की, कि नाजी जो था वो वुमेन के बारे में क्या सोचता था, और वुमेन के को उसने क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी थी, कौन सी वुमेन को, प्योर नॉर्डिक आर्यन वुमेन, ठीक है। सो हिटलर्स आइडियोलॉजी रिगार्डिंग वुमेन अब हम पढ़ने वाले, ठीक है। सो आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। बच्चों की बात हमने कर ली, स्कूलिंग की बात हमने कर ली, अब हम मदर्स पे आए। तो लेट्स सी कि वो वुमेन से क्या एक्सपेक्टेशन रखता था, या क्या बोलता था कि वुमेन को कैसा होना चाहिए, एक आइडियल वुमेन को कैसा होना चाहिए। सो वुमेन वर रेडिकली डिफरेंट, तो कहता था वुमेन जो है वो रेडिकली डिफरेंट है, ऑब्वियसली डिफरेंट है, ठीक है। सो गर्ल्स वर टोल्ड टू बी गुड मदर्स, तो गर्ल्स का काम क्या था, अकॉर्डिंग टू द नाजी आइडियोलॉजी, कि वुमेन या गर्ल का काम है टू बी गुड मदर्स, अच्छी माँ बनने का काम है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर थिंग, ठीक है। अच्छी माँ बनना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन रियल प्योर ब्लडेड आर्मी, और वो किसको जन्म दे, वो किसको बर्थ दे, वो किसको पैदा करे, वो प्योर ब्लडेड आर्यन को पैदा करे, यानी कि वो किससे शादी करे, वो प्योरली आर्यन से शादी करे, वो किसी भी और रेस के कम्युनिटी के पर्सन से शादी ना करे। और अगर वो ऐसा करती है तो उनके लिए बहुत हार्श पनिशमेंट होगी, ठीक है, या डेथ होगी, पर वो भी आसानी से नहीं, बहुत हार्श डेथ होगी। तो वो क्या करे, वो प्योर ब्लडेड आर्यंस को जन्म दे। एंड देन वुमेन बियरिंग अनडिजायरेबल चिल्ड्रन वर पनिश्ड, वुमेन को तो पनिश किया ही किया जाता था, प्लस वो जो बच्चे हैं उनको भी पनिश किया जाता था। अब उन बच्चों की तो कोई गलती भी नहीं थी, बट देखो अकॉर्डिंग टू द हिटलर आइडियोलॉजी, इसलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत क्रूअल था, बहुत क्रूअल, ठीक है। और ये सब हमें पता भी नहीं चलता, शायद अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन ना आती तो शायद हमें ये सब पता भी नहीं चलता। तो अनफॉर्चुनेटली, एनीवेज आगे देखते हैं। एनकरेज वुमेन टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, और वो कहता था जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा मैन पावर बढ़ेगी कंट्री की, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जन्म दे सके। और आपको पता उसके लिए उनको मेडल्स मिलते हैं, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ मेडल्स थे, सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, ब्रोंज मेडल, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ चिल्ड्रन उन मेडल्स को माओ को दिया जाता था, मदर्स को दिया जाता था, ठीक है। सो ये थी हिटलर की आइडियोलॉजी रिगार्डिंग वुमेन, कि वुमेन को क्या होना चाहिए, एक अच्छी मदर होना चाहिए, सिर्फ एक अच्छी मदर होना चाहिए। उनको किसको रेयर करना चाहिए, किसको जन्म देना चाहिए, प्योर ब्लडेड आर्यंस को, ठीक है। और अगर वो ऐसा नहीं करती, वो किसी अनडिजायरेबल के चिल्ड्रन को अगर बियर कर रही हैं, तो उनको क्या मिलेगा, उनको बहुत हार्श पनिशमेंट मिलेगी। और वो एनकरेज करता था कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हो, पर कैसे बच्चे हो, प्योर नॉर्डिक आर्यन, ठीक है। दैट्स इट। इसके बाद क्वेश्चन क्या आता है, देखो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनके लिए सीवियर पनिशमेंट, हार्श पनिशमेंट है। तो बस अब हम इसको सेंटेंस की फॉर्मेट में ले आते हैं। So explain the Hitler's ideology regarding women and his policy towards them, or explain the role of women had in Nazi society. तो नाजी की सोसाइटी में वुमेन का क्या रोल होना चाहिए, ऐसा हिटलर ने स्पेसिफाई कर दिया था, ठीक है। So children in Nazi Germany were told that women are radically different from men. तो ये बच्चों को शुरू से ही सिखाया जाता था कि मेन और वुमेन जो है तो बहुत अलग अलग क्रिएचर्स हैं, ठीक है। बायोलॉजिकली तो अलग है ही है, लेकिन उनके काम भी बिल्कुल अलग अलग हैं, ठीक है। सो दे आर रेडिकली डिफरेंट।
And then while boys were taught to be aggressive, masculine and steel-hearted, लड़कों को क्या सिखाया जाता था, उनको अग्रेसिव होना चाहिए, उनको मैस्कुलाइन होना चाहिए और उनको स्टील हार्टेड यानी कि पत्थर दिल होना चाहिए। वहीं वुमेन को क्या सिखाया जाता था, गर्ल्स को क्या सिखाया जाता था, गर्ल्स वर टोल्ड टू बी गुड मदर्स एंड रियल प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन, दे हैड टू टीच नाजी वैल्यूज टू देयर चिल्ड्रन। क्योंकि पहली गुरु कौन होती है बेटा, पहली गुरु माँ होती है। मदर इज द फर्स्ट टीचर जिसको हम देखते हैं, जिनको हम देखते हैं, ठीक है। मेरी भी पहली गुरु जो है मेरी मदर है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या सिखाया गया कि बिकॉज मदर इज द फर्स्ट टीचर, तो बच्चों को वो नाजी थिंकिंग सिखाए, नाजी को रिस्पेक्ट कर सिखाए, ठीक है। इसके बाद देखो, गर्ल्स हैड टू मेंटेन द प्योरिटी ऑफ रेस। सो गर्ल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसी अनडिजायरेबल से शादी ना करे, वो प्योर ब्लड, प्योर आर्यन से शादी करे और किसको जन्म दे, प्योर आर्यन को, ठीक है। सो they had to keep distance from the Jews, उन्हें Jews से बहुत दूर रहना है, ठीक है। look after their home and teach Nazi value to their children। तो किससे दूर रहना है, Jews, ठीक है, बहुत दूर रहना है, ठीक है, बहुत दूर। और उनको किसका ध्यान रखना है, अपने घर का ध्यान रखना है और अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज सिखाना, ठीक है, कि अग्रेसिव बनो, मैस्कुलाइन बनो। और अगर बेटी है तो सिखाओ कि उसको बचपन से ही घर को कैसे देखना है, उसको कैसे एक अच्छी मदर बनना है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड देन आफ्टर टू एनकरेज वुमेन, ठीक है, किसको एनकरेज करना है, वुमेन, टू प्रोड्यूस मोर चिल्ड्रन, ठीक है। अरे बाप रे, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए एनकरेज किया जाता था वुमेन को। ब्रॉन्ज क्रॉस, और क्रॉस दिया जाता था गाइस, मेडल दिए जाते थे, ठीक है। ब्रॉन्ज किसको मिलता था, जिसने कितने बच्चे पैदा किए हो बेटा, जिन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया हो, 4, ठीक है। सिल्वर किसको मिलता था, 6, और गोल्ड किसको मिलता था, 8 और मोर, ठीक है। सो अगर किसी वुमेन ने 4 बच्चों को जन्म दिया है तो उसको ब्रॉन्ज, अगर किसी ने 6 को दिया है तो उसको सिल्वर, और 8 और उससे ज्यादा को क्या मिलता था गोल्ड, ठीक है। तो देखो उसका भी कंपटीशन रखा गया था। तो दिस इज हाउ द नैरो थिंकिंग ऑफ, कहूंगी नैरो, वेरी नैरो थिंकिंग ऑफ द नाजी आइडियोलॉजी, ठीक है। नाजी आइडियोलॉजी की बहुत ही सीमित सोच, ठीक है, बहुत ही लिमिटेड थिंकिंग, ठीक है, जिसमें वुमेन और मेन को तो बहुत अलग अलग पार्ट बताया गया है और वुमेन को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई गई है। जहां मेन को अग्रेसिव होना सिखाया गया है, वहीं वुमेन को गुड मदर्स बनने की वैल्यूज सिखाई जाते हैं बचपन से, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वुमेन इन द नाजी सोसाइटी। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब हम आगे मूव करेंगे एंड द लास्ट पॉइंट, सॉरी एक पॉइंट रह गया, सीवियर पनिशमेंट का, कि अगर वो ऐसा नहीं करती तो उनको सीवियर पनिशमेंट मिलता है। और देखो क्या होता है, दोज हु मेंटेन कॉन्टैक्ट्स विद ज्यूज और पोल्स और रशियंस वर सीवियरली पनिश, ठीक है। तो अगर वो ज्यूज से, पोल से, रशियन से, किसी से भी रिश्ता रखती हैं तो उनको सीवियरली पनिशमेंट दी जाएगी। फिर डर रहेगा ना कि कहीं वो उनसे शादी ना कर ले, ठीक है, कहीं फिर वो उनका उसका जो रेस है, जो प्योर ब्लडेड आर्यंस ही होने चाहिए कंट्री में, वो ख्वाब जो है, वो सपना जो है, ठीक है, वो ड्रीम जो है, वो बबल की तरफ फट जाता। तो दैट इज व्हाई सीवियर पनिशमेंट है फॉर द वुमेन, फॉर द गर्ल, इफ शी started connecting with Jews or Russians or Poles or any other or anyone else in the country except Nordic Arabs, ठीक है। That's it guys। इसके आगे मूव करते हैं हम लोग फटाफट से। अब देखो होलोकॉस्ट, अब जो मैंने बताया कि टीचर्स को उठा के बाहर कर दिया स्कूल से, ठीक है, जो बाकी के टीचर्स थे, ज्यूज थे, जिप्सीज थे, एक्सेट्रा। और जो मैंने बताया कि अगर मदर्स का, गर्ल्स का किसी और मतलब ज्यूज से, रशियन से, पोल से या किसी भी एशियन से कोई कांटेक्ट होता था तो उनको भी सीवियर पनिशमेंट दी जाती थी। तो अब इन लोगों को भेजा कहाँ जाता था, इन लोगों के साथ किया क्या जाता था। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन लोगों के साथ क्या किया जाता था। तो ज्यूज हो गए, जिप्सीज हो गए, और तुम लोग मानोगे किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में किलिंग, मर्डर, ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं हुआ। देखो कितना ही वाज मतलब टू क्लेवर, ठीक है, कि ऐसा कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ। कैसे कैसे वर्ड्स यूज हुए, बहुत डिफरेंट, ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, इस तरीके की चीजें यूज हुई। तो होलोकॉस्ट भी उसमें एक टर्म है, दैट इज व्हाट, होलोकॉस्ट, ठीक है। उन लोगों के साथ क्या होता था गाइस, होलोकॉस्ट होता था। अब होलोकॉस्ट क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इसका आंसर लिख सकते हैं, वो भी हम देखते हैं। लेट्स प्रोसीड। की पॉइंट देखो होलोकॉस्ट की,
बस होलोकॉस्ट, परसिक्यूशन एंड मास मर्डर, ठीक है, कुछ नहीं है, बस एक बड़ी सी टर्म हमको दे दिया, हॉलो कर देना लोगों को, खत्म कर देना लोगों को, पर खत्म का मतलब क्या होता है, मर्डर ही होता है, ठीक है। तो परसिक्यूशन और दी मास मर्डर, ठीक है, चाहे परसिक्यूट करना कह लीजिए, मार डालना कह लीजिए, फांसी देना कह लीजिए, या फिर मास मर्डर कह लीजिए। इसके बाद इंफॉर्मेशन एंड फुल हॉरर ऑफ द हॉलोकॉस्ट, ठीक है, इसकी अभी मैं बताऊंगी, इसकी फुल इंफॉर्मेशन हम देते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्हें कुछ ऐसे एरियाज में भेजा जाता था जिनको कहते थे हेटो, ठीक है। अब इसका जो ये जगह है, जगहें हैं जहां पे इनको भेजा जाता था, दैट इज नोन एज हेटोस। इसके बाद देखो मेनी ऑफ द ज्यूज सर्वाइव टू टेल द स्टोरीज, ठीक है, और ये कहानियां किससे पता चलती है, कुछ ज्यूज जो थे या मेनी मतलब जो ज्यूज थे जो बच गए उसमें से जिंदा, ठीक है, उन जो सरवाइव कर गए उन्होंने ये सब स्टोरीज, ये सब हॉरर स्टोरीज हमको बताई। हमको ऐसा लगता है कि ये हॉरर स्टोरीज है, बट एक्चुअली में उन्होंने वो हॉरर स्टोरीज फेस की है, ठीक है, फेस की थी, ठीक है। इसके बाद देखो वर्ल्ड आल्सो रिवील्ड इंफॉर्मेशन, और पूरे वर्ल्ड को भी, पूरे वर्ल्ड ने भी इसके एविडेंसेस को देखा है और इसको रिवील किया है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द होलोकॉस्ट, persecution and the mass murder, information and about the horror stories of the Holocaust. He shows many of the Jews, informed about this very cruel event, and world also revealed about this information. So let's proceed. अब देखते हैं इसको कैसे लिखना है, तो फटाफट देखते जाओ। What event in history is known as the Holocaust, or how did the world come to know about the Holocaust? Explain. Information and horror of the Holocaust was revealed after Hitler's death. हिटलर के होने तक तो इतना डर था, इतना खौफ था, इतना टेरर सिचुएशन था कि कोई बोल ही नहीं पाया, लेकिन उसके मरने के बाद या जब ये खबर आ गई कि अब वो मर चुका है, ठीक है, उसके बाद ये सब चीजें बाहर आई। फ्रॉम डायरीज, ठीक है, जो डायरीज लिखी जाती थी उसके थ्रू, नोटबुक्स के थ्रू, लेफ्ट बिहाइंड बाय मेनी हिटोस इनहेबिटेड। तो जहां पे इनके साथ इतना बुरा होता था वहां पे इन्होंने लिख के चीजें छोड़ रखी थी, और जब बाद में ये एविडेंसेस हमको मिले तब हमें पता चला कि क्या क्या झेलना पड़ता था उन लोगों को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक अलग रेस से बिलोंग करते। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। मेनी ऑफ द ज्यूज सर्वाइव टू टेल दी स्टोरीज, बहुत सारे ज्यूज ने हमें ये स्टोरीज बताई, ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड को ये स्टोरीज बताई। इसके बाद देखो memoirs, fictions, documentaries and poetry in many parts of the world also revealed information about Holocaust, ठीक है। तो इन एविडेंसेस के थ्रू बहुत सारा फिक्शन वर्क हुआ, मूवीज बनी, पोइट्री आई, बहुत सारी चीजें हुई। जैसे हमें पता है कि अंग्रेजों ने हमारे देश पे 200 साल तक राज किया, ठीक है, और उसके बाद कितना ज्यादा सप्रेशन हुआ, कितना ज्यादा साइकोलॉजिकल डैमेज हुआ हमारे लोगों को, ठीक है, पेजेंट से लेके, राजाओं से लेके, मनाक से लेके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हुए, और वो सब हमें आज कहाँ पे मिलते हैं, वर्क ऑफ फिक्शन में, किताबों में। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वर्क ऑफ फिक्शन, मेमोयर्स, ठीक है, और बहुत सारी पोइट्रीज के थ्रू इन सब बातों के बारे में, होलोकॉस्ट के बारे में पूरे वर्ल्ड को पता चला। सो दिस इज ऑल अबाउट द होलोकॉस्ट, दिस इज द एक्चुअल हॉरर स्टोरी ऑफ एनीवन्स लाइफ। अब देखो आपको कुछ नहीं पता, आप सुबह उठे, आपको उठाया गया, आपको भेजा गया ऐसे छोटे से कमरे में जहां पे इतनी सारी भीड़ है, ठीक है, कहाँ भेजा गया आपको, ऐसी जगह पे आपको भेजा गया, एक छोटा सा कमरा है गाइस, ठीक है, और आपको उठाया गया, आपको ऐसे छोटे से कमरे में बंद कर दिया, और अगले ही पल पता नहीं है अब आपके साथ क्या होने वाला है, ठीक है। आधे लोग तो सफोकेशन से ही मर जाते होंगे, आप उनकी हालत देख सकते हैं, आप ये दर्दनाक चीज है, ये बहुत ही हॉरर काइंड ऑफ थिंग देख सकते हैं, ठीक है, अंधेरा, गर्मी, बदबू, ठीक है, एंड टू मच बहुत ही ज्यादा ये बहुत ही डिस्क्रिमिनेटिव थिंग आई एम शोइंग यू। तो इस तरीके से वहां पे लोगों को ले जाया जाता था, और एक गैस चेम्बर्स होते थे, गैस चेम्बर्स मतलब जैसे मैं इस रूम में हूँ, यहाँ पे बहुत सारी भीड़ को भर दिया गया और एक गैस को छोड़ दिया गया, और वो एक हार्मफुल गैस है जिससे आपको सफोकेशन हो रहा है, ठीक है, और आप धीरे धीरे मर रहे हो। तो दिस काइंड ऑफ हॉरर थिंग he did with all the Jews, Gypsies, Russians, Poles, etc. ठीक है, so this is all about the Holocaust. चलो इसके बाद हम आगे मूव करते हैं गाइस कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में।
अरे वाह, ये तो हमारा आखिरी क्वेश्चन था होलोकॉस्ट, ठीक है। सो दिस इज इट अबाउट दिस चैप्टर, दिस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेशन। सो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी वीडियोस आप देख लीजिएगा फॉर सोशलिज्म, फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन और नाजी में। इसके अलावा भी अगर आपको करना है तो आप बाकी के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको बिल्कुल मत छोड़िएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई एम टेकिंग योर लीव नाउ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।